Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLS Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 5 that is work and energy। और हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्क। तो बच्चों वर्क जो है वो दो तरह का होता है। एक जो डेली लाइफ में आप काम करते हैं, जैसे आपको कोई स्कूल से या क्लास से होमवर्क मिलता है, वो भी वर्क होता है। इसके अलावा आप जैसे आप इस टाइम लेक्चर देख रहे हैं, ये भी एक तरह का काम है। इसके अलावा आप अगर कुकिंग करते हैं या घर का कोई भी काम करते हैं तो एक ये डेली लाइफ वाले काम होते हैं। इसके अलावा आज जो हम वर्क पढ़ने जा रहे हैं वो एक फ़िज़िकल टाइप का वर्क है, यानी कि फ़िज़िक्स के अंदर लैंग्वेज में, फ़िज़िक्स की लैंग्वेज में वर्क जो है वो एक और तरह का वर्क होता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे अगर हम एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएं और वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेस हो जाए, अपनी पोजीशन चेंज कर ले, तो ये काम होता है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, एक हमारे पास वुडन बॉक्स है। हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं कि एक हमारे पास वुडन बॉक्स है, जिसको हम डिस्प्लेस करना चाहते हैं एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं। तो हमें पता है कि हमें इस पर जो है वो फोर्स लगानी पड़ेगी, और जो हम फोर्स लगाएंगे उसे हम कह देते हैं एफ़। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप कोई भी इंसान इस बॉक्स को खींच रहा है फोर्स एफ़ लगा के, और ये पॉइंट ये जो बॉक्स है ये पॉइंट ए से डिस्प्लेस होके पॉइंट बी पे चला जाता है। तो इसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की, यानी कि ये डिस्प्लेस हुआ है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम आपको पता है कि हम डी से शो करते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट डी है, ये फोर्स एफ़ है, और ये जो फोर्स है ये इस एंगल बना रही है इस डिस्प्लेसमेंट के साथ, एंगल थीटा। इस एक्सिस को हम एक्स एक्सिस का नाम दे देते हैं, और ये हमारे पास है वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, और ये एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो फोर्स बना रही है वो थीटा है। अब हम लोग आप देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो थोड़ा सा मतलब टिल्टेड एंगल में लगाई थी, थोड़ी सी टेढ़ी डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगाई है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो आपके पास हॉरिजेंटली हुई है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हो रही है, ये सिर्फ हॉरिजेंटल डायरेक्शन में क्यों गया है, बजाय इसके कि इसको यहाँ जाना चाहिए था, क्योंकि फोर्स तो इस तरफ खींच रही थी ना इसे, तो ये हॉरिजेंटली क्यों डिस्प्लेस हुआ है। तो इसका जवाब बच्चों ये है कि आपने इससे पहले एक टॉपिक पढ़ा था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम किसी भी वेक्टर को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। अगर हम फोर्स को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करना चाहें तो आपको पता है कि हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसे हम कहते हैं हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स, जिसे एफ कोज ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरह से हम इस पॉइंट से एक वाई एक्सिस की तरफ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो इसको हम कहेंगे वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे हम लिख सकते हैं एफ साइन ऑफ थीटा। अब फोर्स जो है उसके दो कंपोनेंट हो गए हैं, एक है एफ कोस थीटा और दूसरा है एफ साइन थीटा। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास मैस होता है उसे जो अर्थ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ नीचे अपनी तरफ खींच रही होती है। तो यहाँ पर एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स भी है, जिसे हम एफ जी कह सकते हैं। ये जो फोर्स है इसको बैलेंस करने के लिए भी तो हमें कोई फोर्स चाहिए ना, क्योंकि वुडन बॉक्स को नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स खींच रही है, तो इसको बैलेंस जो कर रही है ना वो ये वाली फोर्स है। ये वाला जो कंपोनेंट है ना फोर्स का एफ साइन थीटा, वो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो इसका मतलब है कि फोर्स का एक कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। अब जो दूसरा कंपोनेंट है जो कि है एफ कोज ऑफ थीटा, जिसे हम हॉरिजेंटल कंपोनेंट कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट करा रहा है। तो इस बात का जवाब ये है कि क्यों हमारे पास ये वुडन बॉक्स डिस्प्लेस होकर यहाँ पर जाने के बजाय इस पॉइंट बी की तरफ गया है और उसने हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कवर की है। तो वो ये है क्योंकि उसका जो एक कंपोनेंट है एफ कोज ऑफ थीटा, सिर्फ वही यहाँ पर इसकी डिस्प्लेसमेंट करते हुए इफेक्टिव है। एफ साइन थीटा क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो इसमें टेक पार्ट नहीं कर रहा, वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा है इस डिस्प्लेसमेंट में, सिर्फ एफ कोस थीटा ले रहा है। वो इस बॉक्स को पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ लेकर गया है। तो अब ये जो वर्क है ना, इस तरह के वर्क को हम कहते हैं कि फिजिक्स का वर्क है। ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्क, वो असल में ये वाला वर्क है। जो नॉर्मल लाइफ में आप काम करते हैं वो भी काम है, वो भी वर्क है, लेकिन वो आप रियल लाइफ वर्क कह सकते हैं उसे। लेकिन ये जो वर्क है ये हमारे पास इस चैप्टर में इस तरह के वर्क को हमने डिस्कस करना है, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्प्लेस करेंगे फोर्स लगाते हुए। और फोर्स भी जो है ना उसमें भी एक कंडीशन है कि हमारी जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए, वो कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कि कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है, कांस्टेंट फोर्स इस तरह की फोर्स होती है जिसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे।
जैसे हमें पता है ना कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा कुछ ना कुछ और इसकी डायरेक्शन भी होगी। जब वो दोनों चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी तो ऐसी फोर्स को हम कांस्टेंट फोर्स कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो फोर्स लगाई है वो एक कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि हमने उसको एक ही डायरेक्शन में लगाया है ना। हम इस डायरेक्शन में से खींच रहे थे, तो होल द मोशन, होल द सिनेरियो हमने इसी डायरेक्शन में से खींचा है। उसके अलावा जो भी हम सपोज कर लें, फॉर एग्जांपल अगर हमने 5 न्यूटन फोर्स लगाई थी, तो वो ड्यूरिंग द होल डिस्प्लेसमेंट 5 न्यूटन ही थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि इस पॉइंट पे हमने ज़्यादा फोर्स लगाई हो 10 न्यूटन, फिर इधर जाके हमने थोड़ा सा आगे जाके कम कर दी हो, बाद में ज़्यादा कर दी हो। तो वेरिएबल फोर्स नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है। और ये इसकी कंडीशन है कि ऐसा वर्क तभी होगा जब कांस्टेंट फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो। तो दो कंडीशन है, एक ये है कि हमारे पास फोर्स इज़ कांस्टेंट, और दूसरा हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अक्कर्स। अब डिस्प्लेसमेंट का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ हमारे इस तरह के काम भी होते हैं जिनमें हम फोर्स तो लगा रहे होते हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं होती। उसकी मिसाल मैं आपको इस तरह से देती हूँ, जैसे लेट्स सपोज अगर आप अपने घर की किसी भी एक दीवार के ऊपर फोर्स लगाएं, अपने दोनों हाथों के साथ उसको पुश करना चाहें, तो आपको पता है कि आप उसे पुश नहीं कर सकेंगे। अब वहाँ पर भी आप फोर्स तो लगा रहे हैं, लेकिन जो फोर्स है वो कोई भी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही, क्योंकि दीवार आगे डिस्प्लेस नहीं हो रही, वो अपनी पोजीशन पर ही है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट किसी भी किस्म का नहीं हो रहा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही तो वर्क नहीं हो रहा। वर्क जो है वो एक ही सूरत में हो सकता है, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट भी हो, और दूसरा ये कि आपकी जो फोर्स है, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो कांस्टेंट हो। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं अब हम वर्क की, कि वर्क की डेफिनेशन क्या बनेगी। इसकी दो तरह की डेफिनेशन है। पहली जो है वो मैं आपको पहले लिख देती हूँ। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड दूसरा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों का प्रोडक्ट है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। एंड हम कह सकते हैं कि एंड डिपेंड्स ऑन द एंगल, एंड डिपेंड्स ऑन द एंगल थीटा, जो कि एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। बिटवीन थीटा कौन सा एंगल है? बिटवीन देम, यानी कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल है वो। अच्छा, अब इसका अगर आप मैथमेटिकल फार्मूला लिखना चाहें, बल्कि इससे पहले हम दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो इसकी दूसरी डेफिनेशन इस तरह से है कि वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज, या आप कह सकते हैं व्हेन अ कांस्टेंट, क्योंकि हमने बात की ना कि फोर्स कांस्टेंट होनी चाहिए। तो व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स is applied to any object या to an object and the object is, या object is नहीं लिखते, चलें इसको कर लेते हैं, the object moves in the direction of applied force। अच्छा, सबसे पहले हम इन दोनों डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। तो पहली डेफिनेशन मैंने लिखी कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डिपेंड अपॉन द एंगल थीटा बिटवीन देम। अब पहली डेफिनेशन ये बता रही है कि वर्क क्या है। वर्क स्केलर प्रोडक्ट है किस किस चीज़ का? फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। तो पहले तो आपको स्केलर प्रोडक्ट का पता होना चाहिए। हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, जिसमें हम जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जिसमें हम इस तरह से लिखते थे कि कोई भी दो वेक्टर अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, जैसे एक वेक्टर ए है हमारे पास, दूसरा बी है, उन दोनों के दरमियान डॉट इसलिए क्योंकि इसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, दूसरा हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ।
तो ए डॉट बी इसको हम इस तरह से लिखते थे कि ए डॉट बी इज़ इक्वल टू, यानी कि एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं डॉट प्रोडक्ट के थ्रू। तो आगे क्या आएगा उसका रिजल्ट कि पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ हम लिख देते थे कोसाइन ऑफ थीटा यानी कोज ऑफ थीटा। तो ये हम आपने ये टॉपिक पहले भी मैंने पढ़ा दिया है, इसको आप अगर आपने नहीं देखा तो इसको वहाँ से जाके देख लें। तो ये किस तरह से बन जाता है कि ए बी कोज ऑफ थीटा जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पर कौन से दो वेक्टर हैं, यहाँ पर एक हमारे पास फोर्स है और एक हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। जब इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट आएगा और वो उसको हम वर्क कहते हैं, और वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, एंगल थीटा बिटवीन देम, जो कि ये वाला एंगल है कोसाइन ऑफ एंगल, वो इन दोनों वेक्टर्स के दरमियान जो आ रहा है इस पर डिपेंड कर रहा है वर्क हमारा। उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन है जो कि ज़्यादा अथेंटिक है, मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसी को ही तैयार कर लें, जिसमें है कि वर्क इज़ सेड टू बी डन। वर्क तब होता है व्हेन, अब क्या कंडीशन है, आ कांस्टेंट फोर्स इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, जिसे हमने 5 न्यूटन जैसे यहाँ पर डिस्कस किया कि एक कांस्टेंट फोर्स लग रही है, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स। तो ये दूसरी कंडीशन आ गई कि एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हो रही है, दूसरा क्या है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्प्लेसमेंट भी हो रही होगी। तो एंड द ऑब्जेक्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में जो है, तो ये आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो हमारा जो है फोर्स इस डायरेक्शन में थी, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में नहीं गया, तो ये जो कंडीशन है ये फॉलो नहीं हो रही। इसको आप इस तरह से समझें कि जैसे मैंने आपको कहा था कि फोर्स के दो कंपोनेंट है, एक है साइन थीटा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा है कोस थीटा जो कि है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो बेशक ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये फोर्स की डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लेकिन उसके एक कंपोनेंट की डायरेक्शन में तो जा रहा है ना। एफ कोस थीटा भी तो फोर्स का ही कंपोनेंट है ना, तो उसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये उसकी ही डायरेक्शन में, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। तो जो एक इफेक्टिव कंपोनेंट है इसको हम इफेक्टिव कंपोनेंट भी कहते हैं, एफ कोस थीटा को, एफ कोज ऑफ थीटा इफेक्टिव कंपोनेंट है, क्योंकि यही रोल प्ले करता है वर्क को प्रोड्यूस करने में। तो क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये भी हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है कि मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, चाहे उसके एक कंपोनेंट की डायरेक्शन ही क्यों ना हो। अच्छा, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशंस हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इसका मैथमेटिकल फार्मूला। तो मैथमेटिकली हम इसे कैसे लिखते हैं, वो जो हमने पहली डेफिनेशन लिखी है ना, उसी से हम इसका मैथमेटिकल फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमने डेफिनेशन में कहा कि डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी। और मज़ीद आप इसको खोल के, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये ए डॉट बी किसके इक्वल होते हैं, ए बी कोस थीटा। तो यहाँ पर हमारे वेक्टर क्या है, पहला वेक्टर है एफ, दूसरा है डी, तो एफ का मैग्नीट्यूड और डी का मैग्नीट्यूड, और आ जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा या कोज ऑफ थीटा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फार्मूले से ही हमें पता चल रहा है कि इसकी डिपेंडेंस, अगर हम इसकी डिपेंडेंस देखना चाहें तो इसको आप देख सकते हैं कि क्योंकि किसी भी चीज़ की, किसी भी क्वांटिटी की जो डिपेंडेंस होती है ना, वो उसके मैथमेटिकल फार्मूले पे होती है। अब जो वर्क का मैथमेटिकल फार्मूला है वो है एफ डॉट डी, या अगर आप मज़ीद उसे खोलेंगे तो एफ डी कोस थीटा। तो इस ये जो चीज़ आपके पास आई है ना, एफ डी कोस थीटा, इससे आप इसकी डिपेंडेंस बता सकते हैं वर्क की, कि वर्क किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो वर्क हमारे पास पहले तो फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड पे, क्योंकि यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड है ना। तो एक तो फोर्स के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है, और तीसरा हमारे पास ये डिपेंड कर रहा है थीटा पे। थीटा क्या है, थीटा कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ना, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, इस तरह से ना ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे इसका मैथमेटिकल फार्मूला है, दोनों डेफिनेशंस है, डिपेंडेंस है। एक तो इसका डिपेंडेंस जो है वो अलग से भी शॉर्ट बन सकता है। उसके अलावा ये पूरा जो, अगर आपके पास कोई शॉर्ट आ जाता है वर्क के ऊपर के वर्क को डिफाइन करें या व्हाट इज़ वर्क, तो आप उसे इस तरह से कर सकते हैं कि इन दोनों में से कोई भी एक डेफिनेशन लिख लें। वैसे जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है, तो इसको आप लिख सकते हैं। उसके अलावा इसका मैथमेटिकल फार्मूला और उसकी डिपेंडेंस बता सकते हैं। अगर ज़्यादा टाइम है तो छोटी सी एक डायग्राम भी बना दें, तो इस तरह से ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन बेहतरीन सा बन जाएगा, जिसमें एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है एग्जामिनर के ऊपर। अब हम इसके यूनिट्स देख लेते हैं। तो आपको पता है कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के जो यूनिट हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो उसका ऐसा यूनिट होता है, और दूसरा हम जो अदर यूनिट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम उसके मैथमेटिकल फार्मूले से ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको ऐसा यूनिट बता देती हूँ।
अच्छा, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, JOULE, जूल, जिसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ऐसा ही यूनिट हो गया। और अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो वो हम फार्मूले से ड्राइव कर सकते हैं, जो भी हमने मैथमेटिकल फार्मूला पढ़ा है इसका, उसमें है कि W=F.D, हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, जिसको हमने बाद में मज़ीद एक्सप्लेन करके FD cos थीटा भी लिखा था, W=FD cos ऑफ थीटा। तो ये W=F.D से हम इसका निकालेंगे। और फोर्स का ऐसा यूनिट होता है 1 न्यूटन, न्यूटन होता है लेकिन हम इसे 1 न्यूटन भी लिख सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट का आपको पता है कि मीटर होता है ऐसा यूनिट, इसे भी हम 1 मीटर लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 या फिर हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका अदर यूनिट है। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन डॉट 1 मीटर। अब ये इस तरह से है क्योंकि आपको पता है कि जो वर्क है इसका जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और अगर हम इसके फार्मूले से निकालें तो वो न्यूटन मीटर आ रहा है। तो 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के इक्वल है। ये एक रिलेशन बन जाता है जिसका अक्सर आपके पेपर में MCQs भी आ जाता होता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जैसे जूल है तो इसको हम डिफ़ाइन भी कर सकते हैं। तो मैं आपको जूल की डेफिनेशन बता देती हूँ कि 1 जूल किसके इक्वल होता है। वर्क डन जब 1 जूल होता है तो उसका क्या मतलब है। तो 1 जूल की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि इट इज़ डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन a force of 1 न्यूटन, अगर 1 न्यूटन की फोर्स इज़ अप्लाई कर रहे हो हम टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू a distance of 1 meter in the direction of the force। तो इट इज़ डिफाइन एज, यानी कि 1 जूल को अगर हम डिफ़ाइन करें 1 जूल को, तो हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इट इज़ डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ वर्क। ये अमाउंट ऑफ वर्क है, वर्क की वो अमाउंट है व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, जब 1 न्यूटन की फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू मूव एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक मीटर का डिस्टेंस तय करे या 1 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो उसके अंदर, तो फिर क्या होगा, और इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में हो, तो ये हमारे पास 1 जूल वर्क होता है। तो ये इसकी ईजी सी डेफिनेशन है, ये भी आप लोग यहाँ से याद कर सकते हैं। उसके अलावा हम न्यूटन को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, अगर हम न्यूटन को डिफ़ाइन करना चाहें, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे न्यूटन का वर्ड लिखा तो मैं आपको न्यूटन को भी डिफ़ाइन करा देती हूँ, क्योंकि इस तरह की जो चीज़ें हैं ये पेपर में अक्सर पूछ ली जाती हैं, तो आपको ये आनी चाहिए कि क्या होता है, इस तरह यूनिट डिफ़ाइन करने आने चाहिए। न्यूटन इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट 1 kg। अब यहाँ पे क्या है कि 1 kg ऑब्जेक्ट 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट हो, उसकी कंडीशन ये है, बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1 किलोग्राम का कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसका वेट इतना है, उसको आप अगर इतनी एक्सेलरेशन यानी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसी एक्सेलरेशन देते हैं, उसके अंदर प्रोड्यूस करा लेते हैं, तो वो जो फोर्स है ना उसको हम 1 न्यूटन कह सकते हैं, 1 न्यूटन फोर्स है। अच्छा, इसके अलावा इसकी यूनिट भी हो गया, मैथमेटिकल फार्मूला भी हो गया, इसकी टाइप्स जो है ना वो रह गई हैं। तो टाइप्स के अंदर हमारे पास इसकी 3 टाइप्स होती हैं, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, जो इसका एंगल है ना, जो यहाँ पर हमने पढ़ा था ना कि W=FD cos थीटा,
तो इस थीटा की बेस पे कि थीटा कितना होगा, इसकी बेस पे ना इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास पॉजिटिव वर्क, ठीक है, और ये पहली टाइप है ये इसकी, और दूसरी है हमारे पास नेगेटिव वर्क, और नेगेटिव वर्क, और एक हमारे पास इसकी टाइप होती है जिसे हम कहते हैं ज़ीरो वर्क, ठीक है। तो पहली टाइप से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले आ जाती है सबसे पहले पॉजिटिव वर्क। अच्छा, ये वर्क ये वो होता है कि जब हमारी जो फोर्स है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों जो हैं वो सेम हो। लाइक जैसे फोर्स जिस डायरेक्शन में है ना, अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो, दोनों के वेक्टर जो हैं वो पैरेलल हों, तो हमारे पास थीटा कितना बनेगा आपको पता है। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, अगर जैसे ये फोर्स का वेक्टर है और ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है, जब ये पैरेलल होंगे तो इनके दरमियान थीटा होगा 0 डिग्री। जब ये दोनों एग्जैक्टली पैरेलल हों तो थीटा 0 होगा और हमारे पास वर्क आएगा पॉजिटिव। अब वर्क पॉजिटिव किस तरह से आएगा वो हम फार्मूले में देख लेते हैं। W इज इक्वल टू होता है ना FD कोस थीटा। अगर हमारा थीटा 0 है तो क्या होगा, W इज इक्वल टू FD कोस 0 डिग्री, और आपको पता है जो कोस 0 होता है वो होता है 1। तो W इज इक्वल टू FD। तो वर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है ना, एक तो ये हमारे पास मैक्सिमम वर्क है, ठीक है, एक तो हमारे पास ये मैक्सिमम वर्क है, और दूसरा हमारे पास ये पॉजिटिव वर्क है। क्योंकि ये पॉजिटिव आ रहा है, आपको देखें यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं आ रहा, तो हमें पता है ये पॉजिटिव भी है, ये पॉजिटिव वर्क है। और मैक्सिमम और पॉजिटिव वर्क कब होगा, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक हो, या दूसरे लफ्ज़ों में हमारे पास थीटा जो है वो 0 डिग्री हो। यानी कि जब हमारे पास थीटा 0 डिग्री हो, ये तब होते हैं, या फिर हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैविंग सेम डायरेक्शंस, इन दोनों की डायरेक्शन सेम हो, तो ये हमारे पास हो जाता है पॉजिटिव वर्क। अब इसको आप डायग्राम बना के भी देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इसमें इतना ही काफ़ी है। अब हमारे पास दूसरा कौन सा वर्क है, दूसरा है हमारे पास नेगेटिव वर्क। डायग्राम इसलिए मैं नहीं करा रही क्योंकि इतना इसकी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। अगर आप इतना इसको समझ लेंगे ना, इतना कंसेप्ट, तो ये काफ़ी है। नेगेटिव वर्क जो होता है वो बिल्कुल अपोजिट होता है पॉजिटिव वर्क के। अगर हमारे पास फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये एंटी पैरेलल हो, इसके वेक्टर आर एंटी पैरेलल, तो इस टाइप के वर्क को हम कहते हैं नेगेटिव वर्क। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो फोर्स है उसकी और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है। लाइक अगर फोर्स हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो उससे अपोजिट बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है। अब इस चीज़ को आपको समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल दूँ, तो जितनी भी हमारे पास रेजिस्टिव फोर्सेस होती हैं, जैसे ग्रेविटी है या एयर फ्रिक्शन है या फिर हवा की जो ड्रैग फोर्स होती है, इस तरह की जितनी भी फोर्सेस होती हैं ना, ये हमारे पास नेगेटिव वर्क कॉज करती हैं। क्योंकि इसमें आपने जैसे ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो गाड़ी में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, लेकिन जो रेजिस्टिव फोर्स है ना, जो एयर की फोर्स है जिसे हम ड्रैग फोर्स भी बोलते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में उसे अपोज कर रही होती है। यानी हवा आगे की तरफ से फोर्स लगा रही है और गाड़ी की जो डायरेक्शन है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में हो रही होती है। तो ये क्या है, इस तरह के वर्क को हम कहते हैं कि ये नेगेटिव वर्क हो रहा है। और इसमें आपको पता है कि अगर ये दोनों एंटी पैरेलल हैं तो जो थीटा होगा वो कौन क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। और इसको भी हम पुट करके देख लेते हैं। तो W इज इक्वल टू F डॉट डी, ये हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं कि FD कॉस थीटा। तो अगर हम यहाँ पर एंगल को पुट कर देते हैं 180 डिग्री, तो हमारे पास कोस 180 जो है, अगर वो आप अपने कैलकुलेटर से चेक करें तो वो आता है -1। अगर कोस 180 -1 हो तो यहाँ पे क्या होगा कि FD और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा -FD। ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि हमारा जो वर्क है वो क्या है, वो नेगेटिव वर्क है। तो इससे आपको पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव वर्क हो रहा है। उसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप कौन सी थी, तीसरी है हमारे पास ज़ीरो वर्क। तो
इस तरह से भी हो जाता है कि हम फोर्स अप्लाई करें और डिस्प्लेसमेंट हो ही ना। तो इस तरह के वर्क को हम क्या कहते हैं, इस तरह के वर्क को हम कहते हैं ज़ीरो वर्क। यानी कि आप फोर्स तो लगा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वर्क नहीं हो रहा, और वर्क नहीं हो रहा तो फिर हम उसका नाम रख देते हैं ज़ीरो वर्क। तो इसमें क्या चीज़ है कि एक तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है, या फिर हम दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं आपको इन वेक्टर्स की फॉर्म में बताऊं, तो आपकी जो फोर्स है उसके वेक्टर के दरमियान और जो डिस्प्लेसमेंट है उसके दरमियान 90 का एंगल बन रहा होता है। अब अगर 90 का एंगल बन रहा है, इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप अपने रूम की किसी भी दीवार को पुश करना चाहें, तो आप खड़े होकर दोनों हाथों से उसके ऊपर पूरी फोर्स लगाएं। तो उससे क्या होगा कि दीवार आपको पता है कि डिस्प्लेस नहीं होगी, और जब दीवार डिस्प्लेस नहीं होगी इसका मतलब है वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं हो रहा। अब वहाँ पर आप फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, तो इस चीज़ को हम क्या कहेंगे कि ज़ीरो वर्क है। इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल हैं, जैसे लेट्स सपोज आप अगर अपने घर में कोई भी बाल्टी उठाकर एक जगह से दूसरी जगह रखना चाह रहे हैं, तो इस तरह से होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, ऐसे मैं ट्राई करती हूँ ड्रॉ करने की, कि अगर ये हमारे पास बाल्टी है और कोई भी इंसान इसे उठाने की कोशिश कर रहा है, तो वो इसे यहाँ से उठाएगा और उठा के क्या होगा कि आगे की तरफ ले जाएगा। अब पहले जब उसने उसे यहाँ से ज़मीन से उठाया है, तो इस चीज़ को आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर बाल्टी पड़ी हुई थी तो उसने पहले से ऊपर उठाया है, ऊपर की तरफ, और फिर वो आगे ले गया है। तो अब अगर यहाँ पर अगर आप देखें तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, नीचे से ऊपर की तरफ उठाना चाह रहे हैं तो फोर्स इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, इस तरफ। तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री। तो इस तरह का जो काम है ना, इसको हम कहते हैं ज़ीरो वर्क, यानी यहाँ पर काम नहीं हो रहा। तो और वैसे भी अगर आप फार्मूले में भी इसे पुट करके देखेंगे, तो जैसे हमने लास्ट किया पुट, तो ये भी इस पे वेक्टर आएंगे एफ डी कोस थीटा। तो आपको इससे भी पता चल जाएगा कि मैथमेटिकल फार्मूला भी यही प्रूव करता है कि वर्क नहीं हो रहा। एफ डी कोस, अब थीटा यहाँ पर हमारे पास क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 पुट करेंगे, और कोस 90 हमें पता है कि वो होता है ज़ीरो। तो ये जो है हमारे पास वर्क जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह के वर्क को हम ज़ीरो वर्क कहते हैं। तो ये इसकी 3 टाइप्स थी वर्क की, जो कि मैंने आपको जैसे बताया था कि एंगल की बेस के ऊपर थी। तो इनको हमने डिफ़ाइन कर लिया है। अब यहीं पे हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि ये हमारा टॉपिक कवर हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।